गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और जिसमें पूर्वांचल के ज्यादातर पार्टी दिग्गज नेताओं को फिर से उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें सबसे पहला नाम गाजीपुर के जमानिया से पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह का है। सपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले ओम प्रकाश सिंह 6 बार विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह का राजनीतिक सफर करीब 33 साल पुराना है। 1985 में BHU के महामंत्री रहे। उसके बाद दिलदार नगर विधानसभा से 1989, 1991, 1995, 2002 में विधायक चुने गए। इसी दौरान 1997 में गाजीपुर सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे और साल 2012 में जमानिया विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद यहां से निर्वाचित होकर मुलायम सिंह यादव सरकार में पर्यटन मंत्री बने थे। तो यहाँ पर आपको बता दें, जिस तरीके से बाकायदा अगर देखा जाए उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आ रही है, सपा ने जो 56 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उस बाबत पूर्वांचल के ज्यादातर विधायक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं बांसडीह विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और साथी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उनके सीट को बरकरार रखा है। उन्हीं पर ही भरोसा जताया गया है। राम गोविंद चौधरी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछली सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री और साथ ही बाल विकास पोषण मंत्री रह चुके हैं। और इसी बाबत आपको बता दें कि राम गोविंद चौधरी के बाद जो अगला नाम सामने आता है वो वीरेंद्र यादव का नाम सामने आता है। वीरेंद्र यादव साल 2017 में पहली बार जंगीपुर सीट से सपा विधायक चुने गए थे और इससे पहले वीरेंद्र यादव जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वीरेंद्र यादव साल 2011 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा जो अगला नाम सामने आता है वो लकी यादव का नाम सामने आता है और लकी यादव के बारे में कहा जाता है कि मूल रूप से जौनपुर के निवासी लकी यादव हैं और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताते हुए जौनपुर की मलहनी सीट पर उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लकी यादव समाजवादी पार्टी में बाकायदा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता रहे। और साथ ही रुक करते एक और बड़ी खबर का अहम खबर आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी ने 91 जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर सूची जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने यूपी में प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। शलमबड़ी त्रिपाठी का भी नाम बाकायदा इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश के लिए। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने बिस्वा से निर्मल वर्मा को प्रत्याशी बनाया है और इसके अलावा तिलोई से मंकेश्वर सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर, शलमबड़ी त्रिपाठी का भी नाम सामने आया है। देवरिया से बाकायदा बीजेपी का टिकट इनको मिला है और मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं ये। और इस बाबत और भी कई नाम है जो कि सामने आ रखी है। बीजेपी ने यूपी में प्रत्याशियों के 91 नामों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कई अहम नाम, कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों के जो नामों का ऐलान किया है उसमें बताया जा रहा है कि बिस्वा से निर्मल वर्मा को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने और इसके अलावा तिलोई से मंकेश्वर सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुना है। साथ ही आपको बता दें कि शलमबड़ी त्रिपाठी का भी नाम इसमें सामने है। देवरिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो 91 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि यहां पर जो कई उम्मीदवार और भी हैं जो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से यहां पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है उसके चलते कई चेहरे उदास भी हो रहे हैं, क्योंकि इस बार जहां कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने पहले के जो विधायक हैं, पहले के जो उम्मीदवार हैं उन पर ही भरोसा जताया है, वहीं कई सीटों पर बाकायदा विधायकों के टिकट कटे भी हैं। और ऐसे में अब जो लिस्ट सामने आई है यहाँ पर 91 प्रत्याशियों की, बीजेपी ने जो यूपी में प्रत्याशियों के लिए एक और जो लिस्ट जारी की है जिसमें 91 नामों पर मोहर लगी है उसमें शलमबड़ी त्रिपाठी का भी नाम सामने आ रहा है। देवरिया से टिकट लड़ेंगे। तो बीजेपी ने यूपी में प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस बाबत जो लिस्ट सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि विधानसभा सीट यानी कि बिस्वा से श्री निर्मल वर्मा को टिकट दिया गया है। तिलोई से श्री मंकेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। सलोन से आपको बता दें कि अशोक कोरी को टिकट दिया गया है और सरीनी से श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। जगदीशपुर अजा से सुरेश कुमार पासी को टिकट मिला है। कादीपुर अजा से राजेश गौतम बीजेपी के उम्मीदवार। साथ ही भोगनीपुर से आपको बता दें कि राकेश सचान को टिकट मिला है।
तेंदुबारी से रमाकेश निषाद हैं, उनको टिकट दिया गया है। रामपुर खास से आपको बता दें कि नागेश प्रताप सिंह है, जिनको छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे बीजेपी के टिकट पर। इसके अलावा बाबागंज केशव पासी, इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। कुंडा से आपको बता दें कि श्रीमती सिंधुजा मिश्रा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और भी कई नाम है जो लगातार सामने आ रहे हैं। पट्टी की बात कर लीजिए, वहां पर श्री राजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। मंजनपुर अजा से लाल बहादुर को टिकट मिला है, ये बीजेपी के चुनावी चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और फाफा मऊ से गुरु प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, बाकायदा हम आपको नाम भी बता रहे हैं। और विधानसभा सीट भी जहां से प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। फूलपुर, यहां फूलपुर विधानसभा सीट प्रवीण कुमार पटेल बीजेपी के चुनावी चिन्ह पर चुनावी मैदान में। मेजा से नीलम करवरिया चुनावी मैदान में। इलाहाबाद पश्चिम की बात कर लीजिए, सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ पे चुनावी मैदान में रहेंगे इलाहाबाद पश्चिम से। और साथ ही नंद कुमार गुप्ता हैं इलाहाबाद दक्षिण से चुनावी मैदान में। और आरती कौल कोराव वजह से, और साथ ही यहाँ पे कोराव से आपको बता दें आरती कौल है जो कि चुनावी मैदान में है। कुर्सी की बात कर लीजिए, यहाँ पे साकेंद्र प्रताप वर्मा, रामनगर से शरद कुमार अवस्थी, बाराबंकी से अरविंद मौर्य, और जैदपुर से अमरीश रावत जो कि आरक्षित सीट है। दरियाबंद सतीश चंद्र वर्मा। रुदौली से आपको बता दें कि रामचंद्र यादव है चुनावी मैदान में। हैदरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे दिनेश रावत हैं। मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ और बीकापुर से डॉक्टर अमित सिंह चौहान चुनावी मैदान में। 91 उम्मीदवारों की लिस्ट में ये बाकायदा, ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी बाकायदा लिस्ट भी आ चुकी है। और आप यहाँ पर अगर लिस्ट पर गौर करेंगे तो आपको बाकायदा पता चलेगा कि कौन सी विधानसभा सीट से बीजेपी ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। तो ये लिस्ट रामनगर से शरद कुमार अवस्थी, और इसके अलावा कई नाम सामने आ रहे हैं। अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता, इनको चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। गोसाईगंज आरती तिवारी चुनावी मैदान में। जलालपुर में सुभाष राय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बल्हा सरोज सोनकर चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मटेरा की बात कर लीजिए, यहाँ पे अरुण वीर सिंह और बल्हा से सरोज सोनकर हैं। मैसी से सुरेश्वर सिंह है चुनावी मैदान में। और लगातार हम आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं विधानसभा सीट और साथ ही उसके आगे प्रत्याशी का भी नाम लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बीजेपी ने जो 91 प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उस बाबत ये लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार उम्मीदवारों और प्रत्याशियों की घोषणा, पहले फेज का जो मतदान होना है वो 10 फरवरी को होना है। और ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा करके ताकि डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सके। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, यहाँ पर 91 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। मानकर चला जाए कि इन उम्मीदवारों के चलते चुनावी मैदान को फतेह करेगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में मैराथन बैठकें कर रहा था। उसके बाद जो रात को 11 से लेकर 12 बजे तक जो बैठकें चल रही थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा या फिर संगठन मंत्री BL संतोष लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठकें कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, क्योंकि जो प्रत्याशियों की सूची थी वो भी अभी आधी अधूरी रह गई है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 92 प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से सूची जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि जो लखनऊ की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ को लेकर चर्चा है, उसमें अभी उत्तर प्रदेश को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए लखनऊ से एक भी प्रत्याशी के नाम सामने नहीं आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि रात को देश के गृह मंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी CM लगातार बैठकें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अभी तक परिणाम यह सामने नहीं निकल कर आया है कि जो कैंट की बात करें, लखनऊ कैंट से किस विधानसभा से इसको किस प्रत्याशी को उतारा जाए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो 92 प्रत्याशियों की सूची जो जारी की है उसमें प्रयागराज जो एक सबसे संगम नगरी जिसको कहा जाता है, जिसमें तीनों गंगा जमुना सरस्वती का निगम वो संगम है, उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें कुंडा से, कुंडा के जो राजा भैया हैं उनका विधानसभा क्षेत्र वहां से सिंधुआ मिश्रा को मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखने वाली बात यह है कि जो लगातार बैठकें चल रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, विधानसभा
विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लेकिन बैठकें तो देर रात तक चल रही हैं, लेकिन जो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है उसमें जो सूची निकल कर आ रही है, एक साथ अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तुरप के पत्ते नहीं खोले हैं, अभी भी कुछ प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, भारतीय जनता पार्टी इतना चिंतन करने के बाद भी अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। प्रियंका के आने वाले विधानसभा चुनाव में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन एक साथ सारे प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा जा रहा है, लेकिन सारे प्रदेश की निगाहें लखनऊ पर बनी हुई हैं। अब यह बात देखने वाली है कि लखनऊ के जो प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से कब जारी होती है। बिल्कुल, और ऐसे में सीधे तौर पे देखा जाए कि जो एक असंतोष भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, कई लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जैसे कि आपने कहा भी था कि ये लखनऊ की जो कैंट सीट है उसको लेकर भी कई दावेदार हैं। तो ऐसे में ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं जो दावेदारी है, गुटबाजी है, या फिर ये मानकर चला जाए कि ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर हमें टिकट नहीं मिलता है तो फिर हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, तो ये जो एक ब्लैकमेलिंग है, इस बाबत भी लगातार मंथन गहन होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार गुहार लगा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल क्लियर उनसे कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है परिवारवाद की बात नहीं करती है। अगर हम इसी एंगल को दूसरी तरफ से देखें तो पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनको नोएडा से टिकट दिया गया। तो आपस में जो गुटबाजी है, अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यालय में जो बैठक लगातार चल रही है, मैराथन बैठक है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ पूरा प्रदेश नेतृत्व यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन जो चिंतन और मंच चल रहा है, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह अलग से बैठक करते हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अलग से बैठक करते हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं इन नेताओं में खटास तो है, जो सारा देश देख रहा है और प्रदेश भी देख रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आगे की रणनीति के तहत जिस तरीके से 20 सीटिंग एमएलए का टिकट काटा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक वो परिणाम भी सामने निकल कर नहीं आया कि क्यों काटा गया। और देश के साथ साथ प्रदेश भी लगातार कई वीडियोज ऐसे देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो रो रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व के साथ काफी टिप्पणीबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो विधायकों के सदर विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं या फिर 20 एमएलए के टिकट काटे गए, उनको भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाने का काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भूमिका अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी की होनी चाहिए, आपने कहा कि देखिए अमित शाह जो योगी आदित्यनाथ है उनके साथ अलग से बैठक करते हैं और केशव प्रसाद मौर्य के साथ अलग से बैठक होती है, तो ये जो एक लाइन खिंची हुई है दोनों के बीच में, मंचों पे तो एक साथ नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाने जो कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है कि गुटबाजी है या फिर ये कह लीजिए कि एक लॉबी बाकायदा काम कर रही है, उसका असर प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अगर हम पिछले कुछ दिनों पूर्व जाएं तो जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे की शादी हुई, तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद उनके घर पर पहुंचे थे। तो आपस में जो खटास थी, तो संघ के पदाधिकारी अगर हम बात करें जो तमाम पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वो भी पहुंचे थे, संगठन मंत्री भी पहुंचे थे। लेकिन मीडिया के सामने जब ये फोटो वायरल हुआ तो कहा गया कि व्यक्तिगत और औपचारिक मुलाकात हुई थी और कुछ नहीं निकला। लेकिन वहां पर अगर हम कहीं जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई फूट पड़ती है तो उसमें सबसे पहले आरएसएस जो विश्व का सबसे बड़ा दल है, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम कहें तो सपोर्टर भी है, उसका शीर्ष नेतृत्व जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैनेज करता है। तो आपस में कहीं ना कहीं तो कोई मतभेद इन लोगों के अंदर चल रहा है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दोनों के साथ अलग अलग बैठकें करता है और दोनों की राय लेता है, या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, जो प्रदेश की सारे की निगाहें बनी हुई है, लखनऊ से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, जो कैंट सीट है वहां से, क्योंकि लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो है उन्होंने ये भी कह दिया अगर मेरे बेटे को टिकट दिया जाता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन मयंक जोशी जो है अभी तक उनका कहीं नाम निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी भारतीय जनता पार्टी जो कैंट सीट है वहां पर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये जो लेट लतीफी है ये विधानसभा चुनाव में भारी भी तो पड़ सकती है अंकित। अब देखिए आपने कहा कि गुटबाजी है, लॉबी है, जिसके चलते जो प्रत्याशियों की लिस्ट है या प्रत्याशियों के नाम है उस पर मोहर लगने में बाकायदा गहन मंथन होता है। गहन मंथन के बाद, गहन चर्चा के बाद कहीं जाकर प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। कोरोना के चलते आचार संहिता है कि आप जो सभाएं हैं वो नहीं कर सकते हैं, रैलियां नहीं कर सकते, डोर टू डोर कैंपेनिंग ही करेंगे। तो ऐसे में अगर प्रत्याशियों के नामों में देरी होगी, उनके नामों पर मोहर लगने में देरी होगी, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग या जनता के बीच में जो पहुंच बनाने की एक प्रक्रिया होती है उसमें भी देरी होगी और वो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रभावित भी करेगा। लेकिन देखिए प्रियंका, जब हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पिछली बार 2017 में जो सरकार बनाई थी उससे अधिक संख्या में बनाएंगे। लेकिन जैसे आपने पूछा कि काफ़ी देरी हो रही है विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे पहली बार नहीं है, हमेशा बयानबाजी होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या
या फिर प्रदेश का नेतृत्व हो, वो इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विधानसभा का चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी जो तुरप का इक्का है उसको नहीं खोल रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको कैसे मनाएगी, या फिर 20 सिटिंग एमएलए जिनकी टिकट काटी गई है उनको कैसे मनाएगी। उसमें जो 20 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर हम युवाओं की बात करें तो इस बार प्रमुखता से युवाओं को भी स्थान दिया गया है। वहीं जातीय समीकरण साधने का काम किया गया है। दलित के लिए जो दलित शीर्ष नेतृत्व उसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब स्वतंत्र देव सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके कंधे पर एक बड़ा भार दे दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार जाके मैराथन बैठकें कर रहे हैं। अगर हम बात करें जातीय समीकरण साधने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं। जाट समाज को जिस तरीके से कल दिल्ली में मैनेज किया गया, वो पूरे देश ने और दुनिया ने वो वीडियो देखा था कि वो कह रहे थे कि जाट समाज का हमने शुरू से सम्मान किया है, क्योंकि किसान आंदोलन जब से चल रहा था जाट समाज में काफी नाराजगी थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कई फैसले अपने वापस लेने पड़े और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो किसानों के ऊपर एफआईआर और जो तमाम धाराएं मुकदमे पंजीकृत कराए गए उनको भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। तो लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है, देश के गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अमित शाह भी कैंपेन कर रहे हैं, उनके साथ जेपी नड्डा भी कैंपेन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी लगातार जगह जगह का दौरा कर रहे हैं, बैस समाज के साथ अलग बैठकें कर रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ अलग बैठकें कर रहे हैं, पार्षदों के साथ अलग बैठकें कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल, इस बैठक के परिणाम 10 मार्च के बाद प्रियंका बिल्कुल साफ हो पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे गहन मंथन करने के बावजूद भी अंकित हम देख रहे हैं कि कई जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली बार तो जो पहले के विधायक हैं उन्हीं पर कई जगह भरोसा किया गया, लेकिन उनको लेकर भी जनता में आक्रोश है। और चलिए जनता की तो बहुत दूर की बात कर लीजिए, खुद जो समाजवादी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वही उन प्रत्याशियों को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो इतने गहन मंथन का पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 100% रिजल्ट भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनके ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनकी टिकट कट गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनको मैनेज करेगी, हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको कहीं टिकट ना देने के बावजूद कोई अहम जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन जो टिकट कटी है उन विधायकों की संख्या एक बड़े पैमाने पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक ही दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक मंडल अध्यक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें, जेपी नड्डा ने तमाम यात्राएं निकाली, आशीर्वाद यात्रा जो केंद्र सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, एक एक गांव में उनके सांसद और केंद्रीय मंत्री लेके गए थे। लेकिन ये सारे जो यात्राएं निकाली या फिर जो जनसभाएं चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं, तमाम जाति समीकरण देखे जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका, ये बिल्कुल स्थिति 10 मार्च के बाद